को ये बता रहा था कि आज शायद हमने आज़ादी मार्च पर फोकस रहना है, लेकिन इस आज़ादी मार्च ने इब्तिदा में ही कुछ इतना मुझे ज़ाती तौर पर मायूस कर दिया कि अब मैं इसे आखिरी स्टोरी बना करके आपके सामने डिस्कस करूँगा। इससे पहले कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना पड़ेगा आज के प्रोग्राम में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हुकूमत ने जो तोप चलाई है, मोदी को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इनकार कर दिया है। मोदी ने हमारे सरों पर से उड़ते हुए सऊदी अरब पधारना था। बताया गया है कि ये हमने कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज रजिस्टर कराते हुए ये फ़ैसला किया है, और चूँकि यौम सियाह भी आज हमने मनाया इस हवाले से, तो ये एक हमारी काविश भी उस सिलसिले में समझी जा सकती थी। हंसी आई मुझे, हंसी इसलिए आई कि फिर ये करतारपुर का जो टंटा खड़ा किया गया, ये किस लिए? वज़ीर ख़ारजा, जिनको यही नहीं पता कि उनके नाक के नीचे दफ्तर ख़ारजा में हरीम शाह दरवाज़े पर लात मार के घुस गई है, वो बता रहे थे कि करतारपुर राहदारी भारतीय सिख भाइयों के लिए तोहफ़ा है। भाई, आपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों से जो वोट लिए थे और उनके साथ जो टाइम पास कर रहे हैं, उनको छोड़ करके सिख भाइयों के पास क्या करने गए हो? ये एक अजीब लतीफ़ा है, लेकिन चूँकि आजकल लतीफ़ों का दौर है, इसलिए इस लतीफ़े पर हम तफसीलन बात करेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल करके। अफ़वाज पाकिस्तान, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने होने का बाज़ाब्ता बाकायदा ज़बरदस्त एहसास दिलाते हुए 7 माह में 60 भारतीय सूरमाओं को अपने तौर पर इन्वर्टेड कॉमास में जहन्नम वासिल किया। 2 तैयारों का भी पोस्टमार्टम हमने फरमाया। इस हवाले से नरेंद्र मोदी की वो रोती बिसोरती वीडियो देख करके दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, जिसमें वो ताबूतों के सामने खड़े होकर के अपने तौर पर अपने सूरमाओं को श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे थे। ये देखिए आप, ये माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी विकेट मैंने ले ली। अगली स्टोरी हमारी है दफ्तर ख़ारजा किराए पर। हरीम शाह के बाद, यानी टिकटॉक गर्ल के बाद, अब एक टिकटॉक बॉय भी सामने आ गया। हरीम शाह ने जो कुछ किया था और जो गुल खिलाए थे दफ्तर ख़ारजा में घुस करके, अहमद नामी एक नौजवान भी अब सामने आया है। उसने भी वहाँ जा कर के उस जैसी हरकतें तो खैर नहीं की, वरना अजीब चीखें निकल जाती। बहरहाल उसने कुछ तस्वीर वगैरह का कोई सेशन वहाँ मुनक़्क़िद किया था, और उसने ये बता दिया कि अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस दौर हुकूमत में जिसका दिल चाहे वो मुँह उठा करके पार्लियामेंट लॉजेस, दफ्तर ख़ारजा या कहीं पर भी ऐसे घुस सकता है कि जैसे आप पड़ोसी के घर में भी नहीं घुस सकते। इससे ज़्यादा जमहूरियत आपको कहाँ मिलेगी? कोई है? लगता है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म है जो इतना ब्रैकेट में बाइख्तियार हो। लगता है कि इस मुल्क में कोई वज़ीर ख़ारजा है जो चेतावनी देता पड़ा हुआ है। किसको? इंडिया को। ये लग बात कि इंडिया सीरियस नहीं ले रहा उसको। कैसे सीरियस लेगा? मैं यहाँ बैठ करके सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि हरकतें ऐसी नहीं है। ये देखिए, ये नाइटी पहन करके जो जहाँ घूम रही हैं, ये हमारे ऐन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। जो औरत, इल्ला माज़ल्ला खैर, ये औरत बिलावजह तुमने दिखा करके मुझे ड्रैग कर दिया यार, ये तो मेरा मौजू नहीं था। ये ऑन एयर स्क्रीन पे नाइटी पहन के घूम रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेहतर है कि मैं अगली उस पर कूद जाऊँ। आज़ादी मार्च शुरू, पता नहीं शुरू हुआ है या ख़त्म हुआ है, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ की बौखलाहट जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आने लगी है। हुकूमत ने जो भंड मारा है वो ये कि उन्होंने हाफिज़ हमदुल्ला साहब को अफ़गानी करार दे दिया। अब ये तो पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़, पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़, पूरे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बाज़ाब्ता FIR कटवाई है, और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ बाय द वे। अगर हाफिज़ हमदुल्ला अफ़गानी थे तो उन्हें सेनेटर बनने की मजाल कैसे हुई? हमारा सिस्टम, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियाँ, हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें क्या जग मार रही थी कि एक अफ़गानी वहाँ से उठ करके आ गया और हमने उसे सेनेटर तक बनाया, हमने उसे सीनियर वज़ीर तक बनाया। गज़ब खुदा का। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक गिरफ्तारी के 2 पहलू हैं। इस गिरफ्तारी के 2 पहलू हैं। हुकूमत ने ये कहा है कि ये अमन को गारत करने की कोशिशों का हिस्सा थे, इस वजह से किसी नुक्स अमन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। एक हमारे यहाँ ये अजीब हवा चली, अजीब फ़ज़ा चली है कि जो फ़ौज को गाली दे वो सूरमा होता है। ये बहादुरी का कौन सा मेयार हमने मुकर्रर किया है, मेरी समझ में नहीं आया। बहादुर अगर आप हैं तो सरहद पर जा कर के लड़ लें भाई। बहादुर अगर आप हैं तो ये सियासी जमातों में बैठ करके सियासतदान मुंह काला कर रहे होते हैं, ज़रा उनके खिलाफ भी थोड़ी सी आवाज़ उठाइए। वहाँ तो जमहूरियत का दस्तरखान बिछता है और आप सब बैठ करके रोटियां तोड़ रहे होते हैं। सब का मतलब, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल अक्सरियत तो ऐसी ही कर रही है। अपनी आखिरी डिफेंस लाइन को गाली दे करके, और आप अगर ये समझते हैं कि आप अपने घरों में महफूज रहेंगे, यार हद हो गई है खुदा की कसम। और अगर कोई मुझे
किसी इदारे का, या चलिए खुल करके कह देता हूँ, एजेंसियों का परवरदा होने का ताना देना चाहे तो भाई मुझे इस पर तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अगर कोई मुझे ये कहे कि आप एजेंसियों के टाउट हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के हाथों बिक गए, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अफवाज पाकिस्तान के हाथों अगर बिक गया तो क्या हुआ, चलो मेरी इतनी कीमत तो है। बेहतर है कि मैं किसी सियासतदान, वो सियासतदान जिसके कहीं ना कहीं इल्ला माज़ल्ला कुछ और किस्म के कनेक्शन हैं, उनके हाथों बिकने से कि मैं अपने वतन के लिए इस्तेमाल तो हो रहा हूँ। मौलाना का कंटेनर बहरहाल कराची में रह गया। फैसल जावेद खान ने अपने तौर पर फप्ती कसी, उन्होंने कहा भाई कंटेनर वगैरह की मालूमात आपको अगर चाहिए थी तो आप हमसे रुजू करते, कंटेनर बल्कि हम आपको दे सकते थे क्योंकि हमने तमाम फ्लाईओवर्स, तमाम ब्रिजेस नाप करके और बनाए थे, तो ये काम तो आपको करना चाहिए था। ताहम इस पर JUI का जवाबुल जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही जवाब फ़ज़ाओं में आया होगा कि ये कंटेनर जिन्होंने बनवा करके दिया था उनको तो बाहर नौकरी मिल गई और आपने अभी तक ये वापस नहीं किया। ये तो खुद इदारों के लिए सवालिया निशान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत तक आज हमारे साथ दोबारा शर्फ गुफ्तगू हासिल करेंगे डॉक्टर असद अशरफ साहब, सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ हमें एक और डॉक्टर, दो मौलिजों के बीच में आज मैं फंस गया हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। कोशिश करूँगा कि इलाज वगैरह की सहूलत इस्तेमाल किए बगैर अपने मौजू पर लोगों से कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। सबसे पहले PTI का वर्जन लेने के लिए मैं जाता हूँ रमेश कुमार साहब। सर ये मुझे बताइएगा, हुजूर सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको पेश करता चलूँ। आज माशाल्लाह आज आप अपना एक त्यौहार मना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे, हुजूर वाला। लेकिन ये खुशियों में ये जो रंग में भंग डाला है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये मोदी को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने ना देना और फिर दूसरी तरफ बार बार करतारपुर की जो है डुगडुगी बजाते रहना, ये कुछ मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं है, मुतनाज़ मामला नहीं है? नूर अल आरफीन, शुक्रिया फॉर योर बेस्ट विशेस। और मैं आपके चैनल की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं पूरी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से रहने वाली कौम को मैं पेश करूंगा। और मैं समझता हूं ये दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है और ये सबके लिए खुशियां लेके आए, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, हर जगह पे। अब रही बात आपके इशू की कि आप कहते हैं कि मोदी को, मैं समझता हूं ये जो आज इक़दाम किया गया, मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस वक्त उन्होंने आर्टिकल 35, 370 की बात की, जब उन्होंने ये कर दिया इंडिया ने, तो हमें उसी टाइम एग्रेसिव चीज़ें आगे करनी चाहिए थी इस हवाले से, मगर हमने उसको स्लोली लिया। मगर आज भी अगर उन्होंने इजाज़त हमने नहीं दी तो ये अच्छी बात है। रही बात करतारपुर की, मैं समझता हूँ करतारपुर की ओपनिंग जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनके लिए नुकसानकार है। इस वजह से सिख कम्युनिटी का पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है और इस वजह से सिख कम्युनिटी चाहती है, और वहाँ पे जो इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान के एहतजाज के अंदर कश्मीर के हवाले से आप देखें हर जगह पे वो हर जगह पे वो हाज़िर और नाज़िर होते हैं। और यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है करतारपुर के साथ। इस वजह से करतारपुर की ओपनिंग हो रही है और वो तकरीबन अभी पाए तकमील तक पहुँच चुका है। ये इशू डिस्कस हुए थे कि करतारपुर को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि करतारपुर को एज इट इज़ हम आगे जारी रखते हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है, जब रिलीजियस टूरिज़म की बात बढ़ती है तो करतारपुर से भी बड़े बड़े तीर्थ यात्रा यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे अजमेर शरीफ का अगर आप देखें रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से इंडिया में या पाकिस्तान के अंदर, आप हिंगलाज का जो आस्थान है जो बलूचिस्तान में है, या टेरी का जो आस्थान है जो करक में है, ये बहुत बड़े आस्थान है। पहलाजपुरी का मंदिर है, मुल्तान में है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रिलीजियस टूरिज़म बढ़ना चाहिए। मेरी जब वहाँ पे विज़िट हुई थी मैंने यही सारे बातें की थी कि हमें ट्रेवल और रिलीजियस टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर हालात दोनों मुल्कों के बीच में इतने एक्सट्रीम लेवल तक चले गए हैं कि अभी ट्रेड भी रुक गया, ट्रेवल भी रुक गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए मैं मुस्लिम लीग नवाज के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, सर आज ऑन एयर कह लेने दीजिए, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप लड़के लग रहे हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद ना होते तो मैं वाकई ये समझता कि कोई नौजवान आके बैठ गया है। मेरी तहनीत कबूल फरमाइए हुजूर वाला। सर ये मुझे बताइए,
आज वज़ीर आज़म साहब ने मौका गनीमत जान करके एक और वीडियो स्टेटमेंट दाग दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरी कह रहे हैं भाई हमें कोई काम नहीं है कि हमें बैठना भी है, कोई और दूसरे काम भी हैं, भारत को ललकारना भी है, उनकी जूतेबाजी भी करनी है। आप फारिग हैं तो आपने हमें भी फारिग समझ लिया। दूसरी बात, सिराजुल हक साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया, कह रहे हैं वज़ीर आज़म को कश्मीर के लिए मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा। मोहम्मद बिन कासिम तो वो अपोजिशन के लिए भी बने हुए, सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम और पता नहीं क्या क्या। ये क्या क्या बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म को, और एक वक्त में वज़ीर आज़म के लिए ये कैसे मुमकिन होगा कि इतने सारे किरदार वो बैक वक्त निभा सकें? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं अपने भाई रमेश कुमार को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज खुशी का दिन भी है, और हम यौम सियाह भी मना रहे हैं। कश्मीर पे आज के दिन भारत ने कब्ज़ा किया था। आपने अभी बात की है करतारपुर की और टूरिज़म की, तो ये बिल्कुल ये एक अच्छी बात है कि हमें रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए, ना सिर्फ सिख कम्युनिटी का बल्कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो हैं, बुद्ध मज़हब के जो हैं, उन लोगों को भी, ताकि लोगों को यहाँ आने की आसानी हो और अपनी रिलीजियस करने की हो। जहाँ तक बात है प्राइम मिनिस्टर की, तो कश्मीर के साथ खड़े होने का जो बात है, इससे आगे बात होनी चाहिए, क्योंकि हम 72 साल से सिर्फ उनके साथ खड़े ही हैं, जबकि भारत जो है वो अमली इक़दामात शुरू से करता आ रहा है, और आखिरी हमला जो उसने किया है वो आपकी शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। और आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम को कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको रोड मैप दूंगा। आज 80 दिन हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा। एक इस्लामाबाद में सरीना होटल के सामने कर्फ्यू क्लॉक के अलावा कोई प्रैक्टिकल काम इस हुकूमत ने नहीं किया सवाए ज़बानी कलामी के। और ये मौका सिर्फ इस चीज़ का नहीं है, बल्कि कश्मीर के दोनों साइड के लोग इस वक्त पाकिस्तान से और पाकिस्तानी हुकूमत से और पाकिस्तानी अवाम से और हमारी फ़ौज से ये तवक्को करते हैं कि कोई प्रैक्टिकल काम भी करें, ताकि उनकी इस जो भारत उन पे जुल्म सितम कर रहा है उसका। आज ही प्राइम मिनिस्टर का मैं देख रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हमें ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। 72 साल से इतनी डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो चली गई है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। आपकी ऑडियो फैसिलिटी कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आप तक आता हूँ मैं। इस दौरान में रमेश कुमार साहब से मैं ज़रा जनरल नॉलेज की एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हुजूर वाला, ये मैंने अपने इंट्रो में भी पूछा था, मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था इसका, कि सिख बरादरी से किए गए वादे को तो वफ़ा कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने। सर, ये पाकिस्तानी मुसलमानों से, पाकिस्तान के वोटर्स से भी बहुत सारे वादे किए थे। बिलावल साहब का ये एक स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा गलत बात है। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, नया पाकिस्तान भयानक ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। इससे तो पुराना पाकिस्तान अच्छा था।